अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का जिक्र है, वहीं अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। इसमें भी आपको 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) देखने को मिलता है, जिसमें कि 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। स्पष्ट जान लें कि यहां पर दो बातें आती है, राज्य की बातें आती है, केवल की बातें आती है और विभेद की भी बातें होती है। यह राज्य को जिम्मेदारी दी गई है, राज्य के लिए प्रतिषेध किया गया है, राज्य के लिए निषेध किया गया है कि राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ राज्य ऐसा नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यहां पर केवल शब्द का जिक्र है, इसका अर्थ आप यह भी लगा सकते हैं, इन सब के अलावा यदि और कोई बात हो तो वहां पर विभेद राज्य कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि राज्य के द्वारा विभेद हो रहा है, लेकिन धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के साथ नहीं होगा, जाति के कारण नहीं होगा, लिंग के कारण नहीं होगा, जन्म स्थान के कारण आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) में जहां राज्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव करने से रोकने की बात कही गई है, वहीं अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 2 में व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया है, व्यक्ति को निर्देश दिया गया है, व्यक्ति के लिए निषेध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब आप ये समझ लें, कोई भी दुकान हो, कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, होटल हो, मनोरंजन का स्थान हो, वह या तो राज्य पोषित हो या अर्ध सरकारी हो, वहां पर कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अब कोई सार्वजनिक कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, वहां पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) राज्य के लिए प्रतिषेध करता है, तो अनुच्छेद 15(2) व्यक्ति के लिए प्रतिषेध करता है कि वह किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। वहीं मूल संविधान में आप यह भी समझ लें कि अनुच्छेद 15(1), 15(2) और 15(3) की भी बातें की गई है। 15(3) में कहा गया है कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है और इसे 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप यह समझ लें कि आपको लगता होगा कि 15(3) जब यह बात कहती है कि राज्य विशेष व्यवस्था करेगा, किसके लिए? तो बच्चों के लिए एवं महिलाओं के लिए अलग से, तो यहां पर राज्य विशेष व्यवस्था किसी के साथ समानता में कटौती की जा सकती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। संविधान में कहा गया है कि राज्य बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था का बंद कर सकती है और स्त्रियों के लिए भी आप राज्य कर सकती है। आप देखते होंगे कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात होती है, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की बात होती है, राज्य संपोषित अनुदान या उसके लिए अन्य कई योजनाएं चलाई जाती है। और उसी तरह महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के हितों में ऐसी व्यवस्था की जाती है। महिला आरक्षण की बात आप सुने होंगे, तो महिला आरक्षण के लिए प्रावधान इसी अनुच्छेद 15(3) के तहत करने की व्यवस्था की बात हम सुनते हैं। और मूल संविधान में
तत्कालीन परिस्थिति ही ऐसी थी कि सामाजिक रूप से कुछ जाति के साथ, कुछ वर्ग के साथ ऐसी बातें थी कि उनको समान मानना जरूरी था। मूल संविधान के अनुसार उन्हें भी समानता का भाव का एहसास कराना जरूरी था और किसी भी तरह का भेदभाव करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता। इसीलिए हर एक नागरिक को बराबर मानते हुए समानता का अधिकार दिया गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए कुछ विशेष हो। और तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में महिलाएं सामाजिक संदर्भ में थोड़ा निम्न स्तर की आ जाती थी, इसीलिए राज्य को या अधिकार या निर्देश या व्यवस्था की गई कि राज्य ऐसा कर सकता है, यदि वह चाहे तो उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और यह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मूल संविधान में यही 3 बातें थी। अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान है कि राज्य के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। उदाहरण के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण हो या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों के शुल्कों में छूट से संबंधित बात हो। अनुच्छेद 15(4) का आप उदाहरण देखते होंगे कि SC ST के लिए इतना सीट आरक्षित कर दिया गया है, OBC के लिए इतना सीट आरक्षित कर दिया गया है या उसको OBC को फीस में छूट दी गई है। ऐसी बातें आप देखते होंगे व्यवहार में। तो यह अनुच्छेद 15(4) के तहत ऐसी बातें का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 15(5) शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। इसमें जो बातें हैं कि यह अधिकार राज्य को है कि आपका संस्थान सरकारी है अथवा प्राइवेट, राज्य उसमें भी प्रवेश लेने के लिए, अगर शैक्षणिक संस्थान है वहां भी प्रवेश के लिए नियम बना सकती है और चाहे वह सहायता प्राप्त हो या नहीं हो। यहां पर अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर उनके प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशेष उपबंध करने की बात कही गई है। अल्पसंख्यक संस्थान पर यह बातें लागू नहीं होगी। इसके अलावा वह संस्थान या तो सरकारी सहायता से चले या नहीं चले, निजी संस्थाओं निजी रूप में चले, तो उसमें प्रवेश के लिए वहां भी आरक्षण की बातें होगी। और यह भी समझ लें कि अनुच्छेद 15(5) का जो अनुबंध, इसका जो उपखंड जोड़ा गया, यह 2006 में 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। और अनुच्छेद 15(6) में हम शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात को रख सकते हैं। अपने 103 संविधान संशोधन में देखा होगा, जहां गरीब जो कमजोर वीकर हैं, जो गरीब हैं, तो शैक्षणिक रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण दिया गया और यह 15(6) में रखा गया। इन अनुच्छेद 15 के अतिरिक्त बात यदि हम समझें तो आप 50% आरक्षण की बात सुनते होंगे कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। 50% आरक्षण का मतलब यह होता है कि अनुसूचित जाति के लिए
15% आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, SC 15, ST 7.5, यानी कि 22.5% आरक्षण हो गया, और OBC के लिए 27% आरक्षण, यानी सब मिला के 49.5% आरक्षण की बातें होती है। यही होता है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ऐसी बातें की गई है, और वहीं 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आर्थिक आधार पर दिया गया, वो इसके अतिरिक्त आरक्षण की बात होती है। एक झलक यहाँ पर मंडल आयोग पर डाल लेते हैं। अपने मंडल आयोग का भी नाम सुना होगा, और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात जब होती है तो यह समझ लें कि अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही गई है, पिछड़े वर्ग की बात कही गई है, और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को जिस उत्थान की बात कही गई है उसी के तहत, चाहे ये संवैधानिक मुद्दा हो यह अलग बात है, लेकिन वर्ष 1979 की बात है, मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इसके पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। खैर, यहाँ पर 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और बीपी मंडल ने शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ सुझाव दिए, और 1979 में गठन हुआ था। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और यहाँ पर उन्होंने, बीपी मंडल आयोग ने 3743 3743 जातियों की पहचान की, और उन्होंने माना कि ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और इनका जनसंख्या में भागीदारी 50% से अधिक है, लगभग 52% है, और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। 10 साल तक तो यह ठंडे बस्ते में रहा। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। हालांकि ये आरक्षण के प्रावधान किए जाने के बाद देश में बहुत ही थोड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति हुई। जो आरक्षण के पक्षधर थे वो आरक्षण चाह रहे थे, जो आरक्षण के विरोधी थे वो उसके खिलाफ थे, और बहुत अच्छी स्थिति सामाजिक तौर पर सौहार्द बिगड़ी। यहाँ पर फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उसके आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का नया प्रावधान जोड़ा गया कि आपने उस वक्त सुना होगा, क्रीमीलेयर। 2 बातें आई कि 27% जो आरक्षण रहेगी वो तो जारी रहेगा, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग में सभी लोगों को नहीं मिलेगा कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, उसके नागरिक हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो लोग होते हैं उन सबों को आरक्षण एक रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान कर दिया गया। अब ये क्रीमीलेयर क्या होता है, तो यह समझ लें कि पिछड़े वर्गों में वैसे तबके के लोग, वैसे तबके के विद्यार्थी को आरक्षण, इस ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जिनके अभिभावक की क्रीमीलेयर में होते हैं। और क्रीमीलेयर के लिए एक सीमा तय कर दी गई है कि जैसे वो व्यक्ति क्रीमीलेयर में आएंगे जो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या संघ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके साथ साथ जो क्लास 1 के अफसर हैं, क्लास 2 के अफसर हैं, या केंद्र या राज्यसभा में अधिकारी हैं क्लास 1, 2 के, या कोई बैंक में है, बीमा कंपनी में है, यूनिवर्सिटी में है, वो क्लास 1 के दी श्रेणी में आते हैं, तो फिर उन्हें क्रीमीलेयर में माना जाता है। इसी तरह सेना में जो कर्नल हैं या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी हैं, नौसेना, वायुसेना में जो है कर्नल रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इधर डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, इन सब लोगों को क्रीमीलेयर में रखा गया है। और इस क्रीमीलेयर का तात्पर्य भी समझ लें कि उनकी आय एक सामान्य लोगों से अच्छी स्थिति में होती है। 1993 में इसकी सीमा 1 लाख रखी गई थी।
2004 में इसे बढ़ाकर 2,50,000 कर दी गई थी। 2008 में 4.5 लाख कर दिया गया, 2013 में 6 लाख कर दिया गया और अभी वर्तमान में 8 लाख इसका सीमा कर दिया गया है कि जो 8 लाख तक जिनकी इनकम है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। आपको लगता होगा कि समानता की बातें जब होती है तो कोई विशेष सुविधा उन्हें असमानता का भाव कराता होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। संविधान सरकार राज्य के लोगों के संदर्भ में सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाती है और इससे किसी के अधिकार में कटौती करने की बात नहीं होती है, बल्कि समानता का भाव उत्पन्न करना ही और जो नीचे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान की बात कही जाती है। यहाँ पर इसी समानता के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 आता है। यहाँ पर भी जो है एक सामाजिक संदर्भ में गैर कानूनी काम जैसा काम हो जाता है, इसको जार कर्म का अपराध हो जाता है। आपने ये सुना होगा। तो जार्म कर्म के लिए पुरुष को दंडित किया जाता है किंतु स्त्री को दंडित नहीं किया जाता है। यहाँ पर जार कर्म को यदि समझें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पुरुष अच्छी स्थिति में है, वो उसके पास विवेक है, बुद्धि है, ज्यादा है और महिलाओं को सामाजिक तौर पर और तौर पर थोड़ा कम स्थिति है, तो उनको उनका स्थिति अच्छा होना चाहिए। खैर, यहाँ पर यह माना जाता है कि कोई विवाहित स्त्री है, यदि उसका पति शिकायत करता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, तो उस पुरुष को दंड मिलता है, लेकिन उस महिला के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। और ऐसा इसलिए कि महिला को बहला फुसलाकर उनके साथ ऐसा किया गया। तो यहां पर भी दोनों, यद्यपि एक महिला एक पुरुष दोनों दोषी है, दोनों अवैध संबंध यदि है दोनों के साथ, तो लेकिन वहां पर दुष्प्रेरक के लिए पुरुष को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और स्त्री की वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए उसका संरक्षण करने के संदर्भ में इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान अपने समाज में, अपने देश में, अपने संविधान में किया गया है।